नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। केम छो? मजे में? अपन बात कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलनों की बात कर रहे थे, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। अपन ने दो पार्ट देख लिए थे दोस्तों, और आज अपन जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट देखने वाले हैं उस पार्ट का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3। यानी कि पार्ट 2 तक दोस्तों अपन ने महात्मा गांधी को जन्माया, महात्मा गांधी ने जन्म लिया, महात्मा गांधी पढ़ लिख गया भाई साहब, महात्मा गांधी ने पैर ले लिए, पढ़ने से पहले पैर लेगा बच्चा, हाँ, पैर ले लिए, पैर लेने के बाद जो है भाई साहब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करिए वहीं पर राजकोट में, और भाई साहब उसके बाद जो है कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं, वकील बनने चले जाते हैं। वहां से आते हैं वकील बन के, केस लड़ते हैं, हार जाते हैं, कहाँ जाते हैं फिर? दक्षिण अफ्रीका, अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए। और वहां से भी दोस्तों महात्मा गांधी यानी कि कुछ समय के बाद वहां पर सत्याग्रह करने के बाद महात्मा गांधी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर भारत आते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना क्या बना लेता है? राजनीतिक गुरु बना लेता है। यहां आकर दोस्तों 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और 6 से 9 जनवरी के बीच में दोस्तों क्या मनाया जाता है मेरे भाइयों? अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहां तक हमने 1885 से अपन ने चलना प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर अपन बात कर रहे थे दोस्तों, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और एग्जाम कोई सा भी आप एग्जाम देते हो तो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं से कोई ना कोई एक दो तीन क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 15 से 20 क्लास होने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होंगी दोस्तों। यानी कि आपने 1885 से चले हैं, और अपन को क्रॉस यानी कि अपन चलेंगे स्वतंत्रता तक। जब तक कि अपन स्वतंत्र नहीं हो जाते, जब तक कि अपन आजाद नहीं हो जाते, 1947 तक, 15 अगस्त 1947 को अपन क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। तो उस स्वतंत्रता के लिए दोस्तों अपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, अपन को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों? जिक्र करेंगे। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी कि अपन ने जो लास्ट बात की थी वो की थी मेरे भाइयों गांधी जी को लेकर, कि गांधी जी भारत आते हैं, और भारत आकर दोस्तों 1916 में साबरमती आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो मेरे भाइयों अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कौन से आंदोलन की? राष्ट्रीय आंदोलन। कौन से आंदोलन मेरे भाइयों? राष्ट्रीय आंदोलन। देखेगा राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इधर ध्यान दो, देखो महात्मा गांधी जैसे ही आते हैं, 1-2 साल तो दोस्तों महात्मा गांधी कोई कुछ नहीं करता है, कोई खास घटनाएं नहीं मिलती है, क्योंकि महात्मा गांधी पहले भारत को ऑब्जर्व कर रहा है, भारत को देख रहा है कि भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है, अंग्रेज क्या चाह रहे हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर कौन कौन सी कानून लगा रहे हैं, कौन कौन से नए नए कानून ला रहे हैं। तो भारत को देख रहा है दोस्तों कौन? महात्मा गांधी। अब यानी आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी मेरे भाइयों गांधी जी ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों बहुत सारे भारतीयों ने कहा था कि ये तो सर्जेंट कराने वाला दलाल है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। सर्जेंट कराने वाला बोला गया था, भर्ती कराने वाला बोला गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1940 से 1980 तक, 1914 से 1918 के मध्य, तो उस समय दोस्तों गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती कराया था। तो अंग्रेजों ने खुश हो गए, अंग्रेज बोले यार आदमी तो बड़ो चोखो है, तो अपन ऐसा करते हैं कोई ना कोई उपाधि दे देते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी उसका नाम है दोस्तों केसर हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि? केसर हिंद की उपाधि। अब महात्मा गांधी के दोस्तों 3 आंदोलनों की या 3 सत्याग्रहों की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं शुरू में। यानी कि 1916 तक कोई प्रोसेस नहीं, 1917 में अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहला है मेरे भाइयों चंपारण। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सभी ने सुना होगा। इस चंपारण सत्याग्रह की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्या है चंपारण सत्याग्रह? दूसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों तीसरे नंबर पर आएगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसका नाम रहेगा दोस्तों अहमदाबाद मील मजदूर कांड। कौन सा दोस्तों? अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह। इन तीनों के बारे में अपन जिक्र करते हैं। देखो चंपारण जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। चंपारण
नगर कब हुआ है 1917 में, खेड़ा कब हुआ है दोस्तों 1918 में, और अहमदाबाद में मजदूर कांड कब हुआ है 1918 में। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि गांधी जी जो है, अब गांधी जी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। गांधी जी जो है दोस्तों अब भारतीयों के लिए काम करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कौन दोस्तों, गांधी जी। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है दोस्तों वो कहां पर है मेरे भाइयों, बिहार में। देखो यहां पर क्या हुआ था, कोई बताते हैं कि लखनऊ में भाई साहब एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम आता है राजकुमार शुक्ला। कौन बैठा था, राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार जो शुक्ला है दोस्तों, ये चंपारण का एक किसान नेता है। कौन है दोस्तों, चंपारण का किसान नेता ये भाई साहब। और यहीं पर इसी के पास में बैठे हैं दोस्तों कौन, गांधी जी। गांधी जी दोनों के दोनों उस सभा को देख रहे हैं दोस्तों। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गांधी जी आप हमारे चंपारण आइए, क्योंकि महात्मा गांधी जो है दोस्तों, अब महात्मा गांधी की धीरे धीरे फैन फॉलोइंग और बढ़ते जाएगी। दोनों के दोनों बैठे हैं, किसी बात को लेकर दोनों के मध्य बात हुई, चंपारण की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह किस तरह होता है कि राजकुमार शुक्ला जो है दोस्तों वो चंपारण का एक किसान नेता है, और किसान नेता दोस्तों गांधी जी से आग्रह करता है, और आग्रह करते ही दोस्तों गांधी जी इस राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहां चले गए दोस्तों, यानी कि चंपारण चले गए। और इस चंपारण में क्या सिस्टम था दोस्तों, क्यों गांधी जी गए थे, क्यों राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, क्या यहाँ पर समस्या थी, उस समस्या के बारे में बात करते हैं। जो चंपारण के किसान थे इन पर लगा रखी थी दोस्तों 3 कठिया प्रथा। क्या लगा रखी थी, 3 कठिया प्रथा, यानी कि खेत के तीसरे हिस्से पर जबरदस्ती किसकी खेती करवाना दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाना। मतलब मेरे भाइयों जबरदस्ती आप किसकी खेती करवा रहे हो, नील की खेती करवा रहे हो, लेकिन उस नील की खेती को, अब नील की खेती तो आप करवा रहे हो, ठीक है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम नील की खेती कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी फसलें होती हैं, व्यापारिक जो फसल होती है उनको अपन घर पे नहीं रख सकते। जैसे भाई साहब नील है, अब नील वही नील है दोस्तों जिसको अपन कपड़ों में यूज करते हैं। नील है तो क्या आप अपने घर पे नील बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते सर। दूसरे नंबर पर कपास है, क्या मास्क कपड़ा जींस घर पे बना सको, ना बना सको। तो गन्ना है, चीनी गुड़ ये अपन घर पे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये एक व्यापारिक फसल है, इन व्यापारिक फसलों को आप घर पर नहीं रख सकते, या आपको बेचनी ही बेचनी पड़ेगी। और जो किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से चल रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तरह का, मैं डायरेक्ट शब्दों में ना बोलकर एक तरह का आप समझाना की कोशिश करूंगा आपको कि आपसे कोई फसल कराई जा रही है, उस फसल के लिए आपको कीमत भी दी जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद इस तरह की प्रोसेस होगी कि अगर वो फसल आपकी अच्छी नहीं हुई और खरीद मंडियां, जो मंडी समितियां जो है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मंडी समितियां सीधी सी बात है बंद हो जाएंगी, और उसके बाद मंडी समितियां बंद हो गई, आपने फसल बोई गन्ने की। अब गन्ने की फसल मान लो थोड़ी बहुत नुकसानदायक या कोई फसल इतनी अच्छी या उपजाऊ नहीं हुई, तो सामने वाले भाई साहब उसको नहीं खरीदेंगे। अब उसको नहीं खरीदेंगे तो आप उसको लेके कहाँ जाएंगे, मंडी की जो है वो मंडी समितियां क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और आपके पास एक ठेली हुआ है, कितना भी थोड़ा बहुत हुआ है, 1 एकड़ में कितना हो सकता है, तो आप उसको लेके कहाँ कहाँ विदेश जाओगे कि उसको बेचने के लिए। आप राजस्थान पंजाब के रहने वाले हो, राजस्थान में बेचने आओगे तो इतना तो आपका टैक्स लग जाएगा, भाड़ा लग जाएगा, किराया लग जाएगा। तो कहने का मतलब है उसको, उस व्यापारिक फसल को अपन घर पे भी नहीं रख सकते। तो सीधी सी बात है, इससे नुकसान किसका होगा, किसानों का नुकसान होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर थी दोस्तों, चंपारण में जबरदस्ती दोस्तों नील की खेती करवाते थे, और कभी कभी अंग्रेज इस नील की खेती को खरीदते नहीं थे, बोले ना हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज से जो है दोस्तों वो किसानों को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, किसान नुकसान में थे। किसानों ने कहा ये हमारे ऊपर जबरदस्ती क्या थोप रखी है, यानी कि 3 कठिया प्रथा है, इस 3 कठिया प्रथा से हमें निजात दिलाइए, इससे हमें क्या दिलाइए दोस्तों, छुटकारा दिलाइए। जैसे ही महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, महात्मा गांधी कर लिया गिरफ्तार, बोला यू आर अंडर अरेस्ट। गांधी जी बोले यार तुम्हारी समस्या क्या है, मैंने क्या क्या है ये बताओ। बाहर जयकारा लग रहा, बोल गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। अब भाई साहब कोई केस नहीं है, गांधी जी तो एवं ही गए
और वहां जाकर दोस्तों गांधी जी को छोड़ना पड़ा मजबूरन अंग्रेजों को, और गांधी जी ने दोस्तों इस 3 कठिया प्रथा को क्या करवाया मेरे भाइयों, समाप्त। क्या करवाया? 3 कठिया प्रथा को दोस्तों, इस जो चंपारण में अंग्रेजों ने जबरदस्ती जो नील की खेती हमें करनी पड़ती थी, उस खेती से दोस्तों ये छुटकारा पाया। और ये महात्मा गांधी का दोस्तों पहला सफल सत्याग्रह है, पहला सफल सत्याग्रह, यानी कि महात्मा गांधी का देश का सफल सत्याग्रह, देश का पहला सफल सत्याग्रह, यानी कि असफल तो कोई हुआ ही नहीं था, तो देश का पहला जो सत्याग्रह है वो कौन सा है दोस्तों? गांधी जी ने चंपारण में लगा था। इस चंपारण को दोस्तों सत्याग्रह की जन्मस्थली कहा गया है। किसकी दोस्तों? सत्याग्रह की जन्मस्थली। देखो सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने पहला चलाया था वो चलाया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। कहां चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर मैं भारत देश की बात करता हूं कि भारत देश में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह पहली बार कहां चलाया गया, तो वो चलाया गया था दोस्तों चंपारण में। चंपारण में किसानों की 3 कठिया प्रथा को लेकर ये चलाया गया था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती 3 कठिया प्रथा, यानी कि नील की खेती करवाना जबरदस्ती लगा रखा था। इस 3 कठिया प्रथा को महात्मा गांधी वहां जाते हैं, राजकुमार शुक्ल के कहने के आदेश पर, आग्रह पर जाते हैं, और वहां जाकर दोस्तों इस 3 कठिया प्रथा को क्या करवाता है? समाप्त करवाता है। कौन दोस्तों? गांधी जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खेड़ा आंदोलन की। यह था आपका चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, सत्याग्रह की जन्मस्थली कहा गया है, और महात्मा गांधी का ये देश का पहला क्या है दोस्तों? सत्याग्रह है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने देश का पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण बिहार में। खेड़ा, ये खेड़ा कहां है? खेड़ा है मेरे भाइयों गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। आपको पता है दोस्तों 1914 ईस्वी से 1918 के मध्य दोस्तों, यानी कि क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध के दौरान भी भारत में भुखमरी एक तरह के फैल गई थी, और इसी समय दोस्तों 1918 की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय क्या पड़ रहा था दोस्तों? अकाल पड़ रहा था। तो किसानों के पास दोस्तों, किसान जो थे उन किसानों के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि फसल जो थी वो फसल क्या हो गई थी मेरे भाइयों? नष्ट हो गई थी। लेकिन अंग्रेज जो निकम्मे थे, अंग्रेज जो ढीठ थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो क्या लेना है दोस्तों? उनको तो टैक्स लेना ही लेना है, उनको तो कर लेना ही लेना है। तो मेरे भाइयों किसान, अब यहाँ पर जो किसान है वो फसल अगर नहीं हुई है तो टैक्स कहाँ से दे? लेकिन जबकि अंग्रेज तो टैक्स लेंगे। यानी कि अब यहाँ पर दोस्तों कौन जाते हैं? महात्मा गांधी जी जाते हैं, और गांधी जी यहाँ जाते हैं, और गांधी जी जब यहाँ जाते हैं तो गांधी जी जाते ही मना कर देता है कि क्या नहीं देंगे? कर नहीं देंगे। आप लोग कोई भी क्या नहीं दोगे दोस्तों? कर नहीं दोगे। खेड़ा में दोस्तों महात्मा गांधी किनके लिए लड़ाई लड़ता है? किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है कि आप लोगों को किसी को भी क्या नहीं देना है? टैक्स, यानी कि कर नहीं देना है। ये जो बात है दोस्तों, ये घटना कब की है? 1918 की। ये महात्मा गांधी का दोस्तों सेकंड सफल आंदोलन था मेरे भाइयों। देश का पहला सत्याग्रह जो अपन ने देखा था वो था दोस्तों कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। और सेकंड हो गया मेरे भाइयों कौन सा? खेड़ा। खेड़ा में दोस्तों किसान जो थे उनसे जबरदस्ती क्या वसूल किया जा रहा था? टैक्स वसूल किया जा रहा था, कर वसूल किया जा रहा था। उस कर को दोस्तों कर देने से गांधी जी क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। बताते हैं एक किसान जो है, फसलें जो उग रही थी, जो फसलें जिस तरह की खराब हो गई थी, इनकी अच्छी फसलें नहीं हुई थी, तो एक किसान आया, खेत में गया, खेत से प्याजे उखाड़ी, और उखाड़ के दे के आ गया किनको? अंग्रेजों को। बोलो ये लो, ये रख लो तुम, ये फसल हुई हमारी। तो ऑफिशियली अगर मैं बात करता हूँ, ऑफिशियली यहाँ पर अंग्रेजों ने दोस्तों निर्णय नहीं लिया था या घोषणा नहीं की थी कि हम कर नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों उस वर्ष खेड़ा के जो किसान आंदोलन थे उन्होंने गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के मना करने पर दोस्तों क्या नहीं दिया था? टैक्स नहीं दिया था। अब मैं तीसरे आंदोलन की बात कर लेता हूं, और ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है दोस्तों, और इस आंदोलन का नाम है दोस्तों कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद। मैं एक बार खेड़ा आंदोलन मिटा रहा हूं, आप ध्यान रख लेना। खेड़ा कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। पहली बार चंपारण में जो लड़ाई की है वो किन के लिए की है दोस्तों? वो भी किसानों के लिए की है। दूसरी बार खेड़ा में जो लड़ाई की है वो भी किन के लिए की है? किसानों के लिए। अब तीसरी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों तीसरे आंदोलन की, जिसका नाम है दोस्तों अहमदाबाद। कौन सा बात? अहमदाबाद। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? यहां पर जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई थी मेरे भाइयों मिल मालिकों की और मजदूरों की।
मजदूरों और मिल मालिकों के मध्य दोस्तों ये लड़ाई थी। क्या लड़ाई थी? इन मजदूरों को दोस्तों एक बोनस मिलता था, उसका नाम था प्लेग बोनस। कौन सा बोनस? प्लेग बोनस। उस समय दोस्तों एक महामारी फैली थी, उस महामारी का नाम था प्लेग, यानी कि प्लेग जो है बहुत खतरनाक महामारी फैली थी। इस समय तो कुछ भी नहीं है, कोरोना वोरोना थे, मास्क लगा लोगों के घूम रहे हो, मास्कों से अपने काम चल गया। हाँ, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो मास्क अपन तो मास्क वास्क लगा के ठीक ठाक अपना काम चल रहा है, तो कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत जनता मरी है कोरोना से, लेकिन आपको सावधान तो इससे भी रहना है, कोरोना से फिलहाल भी चल रहा है कोरोना, ठीक है। तो जिस समय वीडियो बनाई जा रही है मेरे डियर स्टूडेंट, उसी समय चल रहा है, ठीक है। और अब आप कब ये वीडियो देख रहे हो वो आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, तो अहमदाबाद उस समय की प्लेग जो महामारी थी, बहुत खतरनाक महामारी थी। बताते हैं कि जो प्लेग जिसके भी हो जाता था, आपको पता है कि 1921 में भारत की एक बार मात्र जनसंख्या घटी थी। वो कब घटी थी दोस्तों? 1921 में घटी थी। यानी कि जनसंख्या का महान विभाजक जो दशक है वो किसको कहा गया है? 1921 की सन को कहा गया है, क्योंकि उस समय जो बीमारी फैल गई थी वो कौन सी थी दोस्तों? प्लेग महामारी फैल गई थी। इस प्लेग महामारी के कारण दोस्तों बताते हैं कि जिसके भी प्लेग हो जाता था उसको लोग परिवार वाले घर के अंदर बंद करके सीधे कहाँ निकल जाते थे? खेतों में, जंगलों में निकल जाते थे, और जो खेतों में चला गया था वही दोस्तों बचाता। तो इतनी खतरनाक महामारी थी जिसका नाम था दोस्तों प्लेग। तो मजदूरों को क्या होता था दोस्तों? जो मजदूर मिलों में काम करते थे, मिल मालिकों के लिए मिलों में काम करते थे, उनके लिए क्या दिया जाता था? प्लेग बोनस दिया जाता था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होते इनका जो प्लेग बोनस है, ये प्लेग बोनस क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। अब भाई साहब मजदूर जो है, सीधी सी बात है, रोड़ा कर ला, तो मजदूर जो है भाई साहब रोड़ा कर ला, और मजदूर कहेंगे नहीं हमें तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए, 50%। मालिक कह रहे हैं कि नहीं हम आपको कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं? 20%। मजदूर बोल रहे यार गांधी जी ने बुलाओ, और भाई साहब मजदूरों के आग्रह पर गांधी जी कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं मेरे भाइयों? अहमदाबाद जाते हैं। कौन? गांधी जी। यानी कि पहली बार किसानों के लिए लड़ाई लड़ी दोस्तों, दूसरी बार भी किसानों के लिए लड़ाई, और तीसरी बार जो है दोस्तों अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य जो लड़ाई हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, ये जो अहमदाबाद में जो घटना थी ना, ये एक तरफ तो मिल मालिक थे और दूसरी तरफ कौन थे? मजदूर थे। मिल मालिकों के द्वारा इन मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था, प्लेग भत्ता दिया जाता था, लेकिन ये प्लेग भत्ता इनके द्वारा क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस बात को लेकर दोस्तों नाराज थे कौन? मजदूर। मजदूर संघ ने देखा कि कोई ऐसे महान व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि गांधी जी भाई साहब सेलिब्रिटी बन चुका, लोग बाग ओप्पो वीवो के साथ क्या लेने लग गए थे? सेल्फी लेने लग गए थे। तो महान दोस्तों महान गांधी जी इस समय बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके थे। तो गांधी जी बोले गांधी जी को बुलाओ रे यार। और तो गांधी जी को दोस्तों मजदूर बुलाते हैं, और गांधी जी जब जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं कि मजदूरों को जो डिमांड है वो 50% है। बोले हमें तो एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में कितना प्रतिशत चाहिए? 50%। जबकि ये इधर वहाँ मालिक क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, हम तो आपको कितना दे सकते हैं? हम आपको सिर्फ और सिर्फ 20% दे सकते हैं। गांधी जी बोली यार ये ऐसे नहीं मानेंगे, अपन को कुछ हथियार निकालना पड़ेगा। और अपन हथियार निकालते हैं कौन सा? भूख। अरे बंदूक नहीं निकालते गांधी जी कभी भी, ठीक है। बोले ठीक है, अपन किस पे बैठ जाते हैं? भूख हड़ताल पर। और गांधी जी साहब मिल मजदूरों के साथ पहली बार महात्मा गांधी दोस्तों, पहली बार महात्मा गांधी किस पर बैठ गया मेरे भाइयों? भूख हड़ताल पर। कहां पर बैठा है दोस्तों? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ में गांधी जी जो है दोस्तों पहली बार भूख हड़ताल पर बैठ गए, और महात्मा गांधी की देश की पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ कहां पर की है मेरे भाइयों? अहमदाबाद में। अब भाई साहब किसान का मालिक करे तो करे क्या? मालिकों के आगे ही समस्या। बोले यार गांधी जी बैठ गए हो, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बोले गांधी जी देखो ना थारी बात ना मारी बात, मैं थारा थे मारा है। हाँ मैं थारा थे मारा। तो अपन ऐसा करते हैं दोनों की बात कैंसिल, ना 20% ना 50%, अपना राजीनामा कर लेते हैं कितने परसेंट पर? 35%। बोले हम इनको एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में कितना परसेंट देंगे दोस्तों? 35%। बोल ठीक है डन, और ये लो लग गई मोहर। आ गई ना बात समझ में? यानी कि मैंने अभी आपको 3 आंदोलन के बारे में जिक्र किया है दोस्तों। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा
अहमदाबाद के मिल मजदूर। अहमदाबाद के क्या कौन से मजदूर दोस्तों? मिल मजदूर। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों की क्या क्या घटना थी। सबसे पहले दोस्तों महात्मा गांधी जाते हैं कहां पर? चंपारण बिहार जाते हैं। दूसरे नंबर पर चंपारण बिहार की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, चंपारण बिहार में 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद 1918। पहले नंबर पर तो आप तीनों आपको ये डेट याद रखनी है कि चंपारण में कब, खेड़ा में कब, अहमदाबाद में कब। और फिर देखना है कि चंपारण में क्यों आंदोलन हुआ, क्यों सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों सच के लिए लड़ाई लड़ना। गांधी जी जो है वो हरिश्चंद्र की कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। वो कभी भी हिंसा नहीं चाहते थे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पहले आपको डेट याद रखनी है। पहला इधर ध्यान देना है आपको, आई कांटेक्ट करना है। पहले नंबर पर चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद खेड़ा 1918, फिर अहमदाबाद 1918। चंपारण में किसानों के लिए लड़ाई, खेड़ा में किसानों के लिए लड़ाई, और भाई साहब अहमदाबाद में किनके लिए लड़ाई? मजदूरों के लिए लड़ाई। जब आप बहुत बड़े मतलब एक तरह से आपकी फैन फॉलोइंग जो बढ़ती है, आप या सामाजिक जो काम करते हैं वो एक उन्हीं तबकों के लिए करते हैं दोस्तों, जैसे किसान तबका हुआ, मजदूर वर्ग हुआ, किसान वर्ग हुआ, इस वर्ग के लिए आप काम करते हो, ना कि आप अमीर वर्ग के लिए। तो महात्मा गांधी, और धीरे धीरे जब आप इस वर्ग के लिए काम करते हो तो धीरे धीरे आपकी जो है ना, आप एक तरह की सेलिब्रिटी बनते जाते हो, आपका नाम जो है वो बढ़ने लग जाता है, आप उच्च होने लग जाते हो। तो महात्मा गांधी भी दोस्तों धीरे धीरे, अब महात्मा गांधी जो है दोस्तों एक तरह का भारत में क्या बन चुका है? सेलिब्रिटी बन चुका है। अब दोस्तों एक आंदोलन होगा और वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन का नाम रहेगा मेरे भाइयों असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले दोस्तों कुछ घटनाएं होती हैं। सर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जिनमें नाम आता है, आप लोगों को पता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। तीन छोटी मोटी ये यानी कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं दोस्तों। इतिहास में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीन ऐसी घटनाएं थी दोस्तों जिन्होंने दोस्तों असहयोग आंदोलन को जन्म दे दिया था। असहयोग गांधी जी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए दोस्तों मजबूर कर दिया था। ये तीन कौन कौन सी घटनाएं थी, पहले उन घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले रिपीट करते हैं, चंपारण सत्याग्रह यानी कि राजकुमार शुक्ला के आदेश पर दोस्तों गांधी जी कहां जाते हैं? चंपारण जाते हैं। चंपारण जाकर दोस्तों तीन कठिया प्रथा को क्या करवाता है? गांधी जी समाप्त करवाता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यानी कि यहाँ पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। फिर जाते हैं अहमदाबाद, वहां पर भी टैक्स देने से कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और इधर अहमदाबाद में दोस्तों जो मालिकों और मजदूरों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, मालिक के हम 20% देंगे, प्लेग बोनस उनका बंद कर दिया था मजदूरों का। तो मजदूरों ने कहा नहीं नहीं, हम 20 नहीं, हम कितना परसेंट लेंगे? 50% लेंगे। बोले ना था की बात ना माँ की बात, बात रखो 35% पर। और डिसाइड हो गया कितने परसेंट पर दोस्तों? 35% पर। क्लियर? आप देखो यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक आंदोलन है और उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। यानी कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। अरे हमारे भारत में मेरे दोस्तों अंग्रेज निकलने आए क्यों थे? अंग्रेज यानी कि बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। अगर हम उनके व्यापार को, क्या कर देंगे? उनके व्यापार को दोस्तों यानी कि बंद कर देंगे, उनके व्यापार को हम समाप्त कर देंगे, तो क्या दोस्तों वो टिक पाएंगे? यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे सर। यानी कि हमें उनके व्यापार को क्या करना है? ठप करना है, हमें उनके व्यापार को बंद करना है। ए प्लस सहयोग यानी कि हम किसी भी प्रकार से उन निकम्मों का, उन गोरों का क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता है, यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन से पहले तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं हो जाती है। एक है दोस्तों रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। और दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरे नंबर पर दोस्तों खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। यानी कि
ये तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है दोस्तों असहयोग आंदोलन से पहले नंबर पर रॉलेट एक्ट, दूसरे नंबर पर जलियांवाला और तीसरे नंबर पर खिलाफत आंदोलन। इन्हीं कारणों ने दोस्तों एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया और उस आंदोलन का नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। चलो बात कर लेते हैं, पहले नंबर पर बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, दूसरे नंबर पर बात करेंगे जलियांवाला और तीसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कौन से आंदोलन की? खिलाफत आंदोलन की। अपन बात करते हैं पहले नंबर पर यानी कि दोस्तों रॉलेट एक्ट की कि सर रॉलेट एक्ट क्या था। मैंने अभी तक जो गांधी जी के बारे में बताया है वो 3 सत्याग्रहों के आंदोलनों के बारे में बताया है। पहले नंबर पर चंपारण, दूसरे नंबर पर खेड़ा और तीसरे नंबर पर दोस्तों अहमदाबाद। अब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि महात्मा गांधी को दोस्तों यानी कि एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा असहयोग आंदोलन। लेकिन क्यों देना पड़ा उसको जन्म, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कौन से एक्ट के बारे में? रॉलेट एक्ट। कौन से एक्ट के बारे में? रॉलेट एक्ट। देखो क्या था रॉलेट एक्ट सर जी। रॉलेट एक्ट के बारे में बात करता हूं दोस्तों, क्या था। 1 मिनट में इस यंत्र का मैं डाल लेता हूं कुछ, है ना। खुल तो गया भैया, ठीक है। बने रहिएगा, आप क्लास देखते रहिएगा, मुझे भी देख लिया करो, कभी कभी स्मार्ट लगता हूं मैं, है ना। आप नोटिस ही नहीं करते तो वो अलग बात है। ठीक है, जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो दोस्तों अभी तो आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये 50-60 साल की जो ज़िंदगी है यही जीने में आजकल टफ हो रहा है और इसी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलो देखो, अपन बात कर रहे थे यानी कि रॉलेट एक्ट के बारे में। सर क्या है रॉलेट एक्ट? देखो ये रॉलेट एक्ट जो है एक कानून है। क्या है दोस्तों? एक कानून, ठीक है। ये कानून कब आया था? ये कानून आया था दोस्तों मार्च 1919 में। यानी कि दोस्तों रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तीनों कब आए? 1919 में। ध्यान रखना तीनों के तीनों। पहले चंपारण बताया 1917, खेड़ा और अहमदाबाद 1918 और तीनों घटनाएं 1919। ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका है। देखो क्या था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में दोस्तों क्या था कि किसी के ऊपर अंग्रेजों को, निकम्मों को अगर दोस्तों यानी कि संदेह है, संदेह के आधार पर आप किसी को भी क्या कर सकते हो? गिरफ्तार कर सकते हो। यानी कि मान लो अंग्रेजों को, निकम्मों को मेरे पे शक है, मैं कहीं खड़ा हूं, मैं कहीं बैठा हूं, चाय पी रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं, सुट्टा मार रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, एनी जगह में कहीं भी खड़ा हूं। अगर अंग्रेजों को शक हुआ, अंग्रेज क्या काम करेंगे? अंग्रेज भाई साहब उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे और डालते ही थाने ले जाएंगे। थाने से कहां डाल देंगे? जेल डाल देंगे। बोला क्यों? वही किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। उनको निकम्मों को शक है, शक के आधार पर ही हमें किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। बोलो गांधी जी ने पता चलो, बोले वाह रे वाह, ये तो काहे है, अरे ये तो कौन सा कानून है? काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून। यानी कि ये तो दोस्तों कौन सा कानून हो गया भाई? काला कानून हो गया। बोले ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप किसी को भी शक के आधार पर उठाएंगे, किसी को भी शक के आधार पर उठाया, आपने जेल के अंदर डाल लिया, चलो ये ठीक है, ये बात आपकी मान ली कि आपने जेल के अंदर डाल लिया, लेकिन आप उसको छोड़ोगे भी तो सही। शक है मुझ पे, मान लिया, उठा लिया, लेकिन आप जब वेरीफाई कर लोगे कि भाई साहब ये व्यक्ति गुनहगार है या नहीं है, उसके बावजूद तो आप छोड़ोगे। बोले ना, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ेंगे। इस एक्ट को जो संज्ञा दी गई है दोस्तों, इसको क्या संज्ञा दी गई है? रॉलेट एक्ट को क्या, ये रॉलेट एक्ट आया था ना जो, ये आया था दोस्तों सर सिडनी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी की अध्यक्षता में दोस्तों रॉलेट एक्ट आता है। और किसकी अध्यक्षता में मेरे भाइयों? सर सिडनी। ध्यान रखना, है ना,
सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आता है। इस रॉलेट एक्ट की मैं बात करता हूं, इसको जो संज्ञा दी गई है वो संज्ञा दी गई है ना अपील, ना दलील और ना वकील। ना अपील, ना दलील और ना वकील की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कौन से एक्ट को मेरे भाइयों? रॉलेट एक्ट को। कौन से एक्ट को? रॉलेट एक्ट को। ना अपील, ना दलील और ना वकील की संज्ञा दी गई है। यानी कि ना तो आप अपील कर सकते हो, ना आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ना आप दलील दे सकते हो। बोल भाई साहब कोई गुनाह तो क्या है, बता दो। बोल ना, नहीं बताएंगे साहब। और ना आप क्या कर सकते हो? वकील कर सकते हो, एडवोकेट कर सकते हैं। भाई साहब एडवोकेट करके छुड़ा लो ना, हमारे मन में जब आएगी जब हम छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे। थे टेंशन ना लो, तेने कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब हो, इस रॉलेट एक्ट को क्या संज्ञा दी गई है? ना अपील, ना दलील, ना वकील। और गांधी जी ने इसे कौन सा कानून कहा दोस्तों? काला कानून कहा। सर सिडनी की अध्यक्षता में ये एक्ट आता है। और दोस्तों अब ये एक्ट भारतीयों के लिए कितना भारी पड़ता है, देखो मार्च 1919 में ये एक्ट आया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? खिलाफत आंदोलन के बारे में। यानी कि अपन ने बात की है रॉलेट एक्ट के बारे में, और अब अपन जो बात करने वाले हैं वो कौन सा कांड है दोस्तों? जलियांवाला। सभी ने सुना होगा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है मेरे भाइयों, ये होता है 13 अप्रैल 1919। देखो ये जो है एक बाउंड्री है भाई साहब, इसमें ये रहा गेट और वापस से ये रही दीवार, ठीक है। देखो जलियांवाला क्या है? जलियांवाला, जलियांवाला के अंदर दोस्तों एक ये बना हुआ है कुआं, ठीक है। चारों तरफ क्या है? मकान बने हुए हैं। चारों तरफ किसके मकान बने हुए हैं? यानी कि जलियांवाला बाग एक ग्राउंड है भाई, और ये जलियांवाला जो ग्राउंड है ये किसकी संपत्ति है ये बताते हैं। जलियांवाला बाग जो है ये जो संपत्ति थी दोस्तों, ये संपत्ति थी जल्ली नामक की। किसकी दोस्तों? जल्ली। जल्ली कोई व्यक्ति था, उस जल्ली नामक व्यक्ति की दोस्तों ये संपत्ति है। ये रहा इसमें दोस्तों दरवाजा। अब देखो क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों वो कहां पर है? वो भी अमृतसर में है। गुरुजी ये रहा स्वर्ण मंदिर। देखो स्वर्ण मंदिर की मैं बात करता हूं, ये कौन सा मंदिर है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर की मैं बात करता हूं तो ये है दोस्तों अमृतसर। और अमृतसर कहां है? पंजाब। कहां है? पंजाब, ठीक है। अमृतसर पंजाब। देखो क्या घटना हुई थी इस दिन दोस्तों, यहां पर लोग बाग जो है वो बैसाखी मनाने के लिए आए हुए थे। किस लिए आए हुए थे? बैसाखी मनाने के लिए यहां पर आए हुए थे स्वर्ण मंदिर पर। और यहां पर इस जलियांवाला बाग जो एक मैं गार्डन बोल सकता हूं, एक गार्डन है, एक जगह है, और उसकी दीवार चारों तरफ उसके दीवार भी पड़ी है, और उसके चारों तरफ दीवारों के बाहर दोस्तों मकान बने हुए हैं। इधर जो है वो एकमात्र इसके अंदर गेट है, और इसमें दोस्तों लोगों की शांतिपूर्ण भारतीय लोगों की क्या चल रही है मेरे भाइयों? सभा चल रही है। यानी कि लोग बाग जो है दोस्तों यहाँ पर बैठे हैं, और लोग बाग दोस्तों क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। और जैसे ही भाषण दे रहे हैं दोस्तों, किस चीज का वो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं? पहले नंबर पर तो हम यही देखते हैं कि वो शांतिपूर्ण विरोध किस चीज का कर रहे हैं दोस्तों? एक कर रहे हैं दोस्तों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कौन है सर? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है दोस्तों ये पंजाब के नेता है। कहाँ के नेता मेरे भाइयों? पंजाब के नेता है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको क्या कर लिया गया था मेरे भाइयों? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। सर क्यों गिरफ्तार किया गया था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को दोस्तों? क्यों गिरफ्तार किया गया था उसके बारे में जिक्र करते हैं। इसलिए गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों पंजाब के प्रसिद्ध नेता हैं। इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में ये रैलियां निकाल रहे थे। रॉलेट एक्ट जो आया था
मैंने आपको इससे पहले जो घटना पढ़ाई है, काला कानून जो आया था, ना अपील ना दलील ना वकील की जिसे संज्ञा दी गई है, उस कानून का दोस्तों क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि मेरे भारत में ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। आप कम से कम उसको वेरीफाई तो कीजिएगा, आपके पास कोई सबूत हो, उस सबूत के आधार पर आप किसी को अंदर डालेगा। तो जब ये विरोध कर रहे थे इस चीज का, तो दोस्तों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर दोस्तों जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, वो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए चल रही थी कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। हमारे नेताओं को क्यों अरेस्ट किया गया है, इसके लिए दोस्तों शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। और दूसरी जो चीज है दोस्तों, वो किसके लिए चल रही थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में, कि इस रॉलेट एक्ट का हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हम इसके समर्थन में नहीं है। मेरे भारत में ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए कि आप संदेह के आधार पर, आप शक के आधार पर किसी भी भारतीय को उठाओ और किसके अंदर डाल दो, जेल के अंदर डाल दो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, यानी कि जब यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा चल रही है, लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े हैं दोस्तों। उस समय बैसाखी का दिन था, तो लोग बाग स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में बैसाखी मनाने आए हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पर मेरे भाइयों क्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, और पूरा का पूरा ग्राउंड दोस्तों ये भर जाता है। लगभग बताते हैं कि इस समय जो है यहाँ पर जनता थी, वो कितनी थी दोस्तों, 20,000। कितनी जनता थी, लगभग 20,000 जनता इस ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा चल रही है, किसी तरह का कोई आंदोलन यहाँ पर दोस्तों नहीं हो रहा है। और तभी दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों जनरल डायर। कौन मेरे भाइयों, जनरल डायर, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर दोस्तों अपनी तोपों बंदूकों के साथ में दोस्तों यहाँ से आ जाता है, और अपने पुलिस वाले यहाँ पर दोस्तों, यानी कि इस तरह पुलिस वाले लगभग 90 पुलिस वाले अपने साथ लेकर आया था। निकम्मा तोप भी लेकर आया था, लेकिन तोपें इससे दोस्तों इस गेट से अंदर तोपें नहीं घुसी थी, तो 90 पुलिस वालों को यहाँ पर दोस्तों खड़ा कर दिया इसने। और जनरल डायर ने, एक व्यक्ति और आता है दोस्तों, इसका सीनियर अधिकारी माइकल ओ डायर, क्या नाम है, माइकल ओ डायर। आता कौन है दोस्तों, जनरल डायर आता है। जनरल डायर जैसे ही दोस्तों ये शांतिपूर्ण सभा चल रही है, इस गेट के अंदर घुसता है, यहाँ पर पुलिस वाले खड़ा कर देता है, और अंधाधुंध गोलियां चलाने का दोस्तों आदेश देता है। कौन, जनरल डायर। लगभग दोस्तों 15 मिनट तक गोलियां चलाई, और दोस्तों यहाँ पर जो है वो लोग भाग घायल हो गए, लोग भाग मारे गए दोस्तों। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, जब वो बहुत भयंकर दोस्तों लगभग अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है, अब लोग बागों के पास भागने के लिए चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं दोस्तों, लोग बाग भाग नहीं सकते, चारों तरफ से ऊंची दीवार है, तो कैसे भाग सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे पड़ रहे, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है दोस्तों। किनके द्वारा, इनके जनरल डायर के आदेश पर, उन पुलिस वालों के द्वारा दोस्तों अंधाधुंध गोलियां जब चलाई जा रही है, तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में क्या मारने लग गए, धीरे धीरे छलांग मारने लगे। और बताते हैं ये कुआं ही दोस्तों से, व्यक्तियों से दोस्तों, उन लोगों से दोस्तों ये कुआं ही ऊपर तक भर जाता है, इनकी जिंदा लाशों का कुआं बन जाता है दोस्तों जलियांवाला बाग में। इनकी लोग बाग एक दूसरे के ऊपर कूदते गए, एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए गए जान बचाने के लिए, और सारे के सारे दोस्तों इस कुएं में मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दोस्तों घायल हो जाते हैं दोस्तों। बताते हैं अंग्रेजों ने इसके लिए एक कमेटी बिठाई, और उस कमेटी का नाम आता है दोस्तों हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी मेरे भाइयों, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी अंग्रेज बिठाते हैं, और इस हंटर कमेटी ने कहा कि यहाँ पर कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग। कितने लोग दोस्तों, 379 लोग दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। और जनरल डायर को दोस्तों क्या सौगात दी, जनरल डायर को, इस साले निकम्मे को पद से क्या किया गया, रिक्त किया गया, पद से इसको दोस्तों हटा दिया गया, और दोस्तों इसे पद इस्तीफा देना पड़ा। और ये यहाँ से दोस्तों वापस कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। भाई साहब इस जनरल डायर का इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त स्वागत होता है, और इसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है, ब्रिटिश ब्रिटानिया हुकूमत का शेर कहा जाता है। किसको दोस्तों, जनरल डायर को, जिसमें दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों उसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, नौजवान युवा भी थे, महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी,
छोटे बच्चे भी थे, सब तरह के लोग दोस्तों उस जलियांवाला बाग में मौजूद थे। और इस निकम्मे नालायक ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग करवाई दोस्तों, जिसमें अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत के अनुसार लगभग 379 लोग माने गए। हंटर कमेटी, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। इनके अंग्रेजों की तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए बनाई गई उसका नाम आता है दोस्तों हंटर कमेटी, जबकि भारतीयों के द्वारा और बनाई जाती है और उसका नाम आता है दोस्तों मदन मोहन मालवीय आयोग। मदन मोहन मालवीय आयोग। ये मदन मोहन जो मालवीय आयोग है दोस्तों, इस मदन मोहन मालवीय आयोग की जो रिपोर्ट है ये आती है मेरे भाइयों मार्च 1920 में। और इसने कहा था कि यहाँ पर जलियांवाला बाग में लगभग कितने लोग मारे गए हैं, 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। कौन से कांड में दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन दोस्तों जिनको मरना था मारे गए, जिनको शहीद होना था वो हो गए, जिनको जो जिंदगी थी, किसी का माँ चले गई, किसी के बाप चले गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी की बीवी चली गई। दोस्तों अंग्रेज कितना जबरदस्त जो है दोस्तों हत्याकांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को घटता है। मदन मोहन मालवीय आयोग ने कहा 1000 लोग मरे हैं, लेकिन कागज पूर्ति करने से दोस्तों कुछ नहीं होता। जिनके जो परिवार के सदस्य थे, जिनको मरना था वो मारे गए दोस्तों। और इसका जो बदला लेता है हमारा भाई लेता है, और हमारे भाई का नाम आता है दोस्तों उधम सिंह। कौन दोस्तों? उधम सिंह। उधम सिंह को हम सैल्यूट करते हैं। उधम सिंह जाता है कहां पर? इंग्लैंड जाता है, और इंग्लैंड जाकर दोस्तों कॉलेज में पहले तो एडमिशन लेता है, और एडमिशन के बहाने दोस्तों वहां पर माइकल और डायर की क्या कर देता है दोस्तों? उधम सिंह हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों, इसका जो बदला लेता है वो कौन लेता है दोस्तों? उधम सिंह लेता है। इंग्लैंड लंदन जाकर दोस्तों एडमिशन लेता है, और वहां पर माइकल और डायर की क्या कर देता है दोस्तों? हत्या कर देता है। कौन दोस्तों? उधम सिंह। तो मैंने बात की है मेरे डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग जो स्थान है ये है मेरे भाइयों अमृतसर पंजाब में। कहां पर है? अमृतसर पंजाब। अल्लाह अकबर। अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर घटना होती है। यहाँ पर दोस्तों इस जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का विरोध किया जा रहा था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनको क्या किया जाए, रिहा किया जाए। रिहाई की मांग की जा रही थी। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। भारतीयों के पास न डंडे थे, न हाथी थी, न कुछ भी नहीं था उनके हाथों में, सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। और दूसरी चीज रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे कि भाई साहब हो कि ये जो नया कानून आया है इसको क्या करना है? विरोध करना है। इनके ऐसा कानून हमारे भारत में लागू नहीं होगा। भाई साहब जनरल डायर आ जाता है और यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला के निकम्मा वापिस जैसे लोग मारे गए थे, जैसे लोग घायल हुए थे, उनको उसी स्थिति में दोस्तों जनरल डायर जो है दोस्तों छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर इस ब्रिटानिया हुकूमत के अनुसार इन जो लॉर्ड हंटर कमेटी बनाई गई थी किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि भाई जनरल डायर ने किया है तो बहुत बुरा किया है, इसकी जांच के लिए उसको दोस्तों बताते हैं कि पद से सिर्फ मुक्त किया गया, कि भाई आपको पद से हटा दिया जाता है। और जब पद से हटाया गया दोस्तों तो इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में भाई साहब का जबरदस्त बैंडबाजी बारात के साथ इसका स्वागत होता है, और इसे ब्रिटानिया हुकूमत का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया है दोस्तों? रक्षक तक कहा गया है। किसको? जनरल डायर को। इस लॉर्ड हंटर कमेटी के अनुसार 379 लोग जो है दोस्तों वो मारे गए थे। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जबकि मदन मोहन मालवीय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दोस्तों एक आयोग बिठाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि नहीं हम संतुष्ट नहीं अंग्रेजों की रिपोर्ट से, हम अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करते हैं और हम पता करते हैं कि कितने लोग मारे गए थे। लगभग दोस्तों 1000 से अधिक, यानी कि कहीं कहीं 1200 भी मिलता है कि 1200 के समथिंग जो व्यक्ति दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए थे। आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला है अपना भाई कौन लेता है दोस्तों? उधम सिंह लेता है। कहां जाकर लेता है? इंग्लैंड में माइकल और डायर की क्या कर देता है दोस्तों? हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों खिलाफत आंदोलन, और उसी के साथ साथ बात करेंगे अपन असहयोग आंदोलन के बारे में। अभी अपन ने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है दोस्तों? वो बात की है मेरे भाइयों
जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं। चंपारण 1917 में, खेड़ा अहमदाबाद 1918 में और दूसरे नंबर पर दोस्तों यानी कि रॉलेट एक्ट 1919 में और जलियांवाला बाग भी 1919 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।